सामाजिक सुधार। स्वामी दयानंद एक सुधारक थे। महाभारत के पश्चात भारतीय तथा विदेशीय समाजों में बहुत सी बुराइयां आती गई और उनके सुधार के लिए लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास किया। महाभारत से पहले जो समाज का संगठन था उसका नाम था वर्ण व्यवस्था। इस शब्द के अर्थों पर विचार कीजिए। वर्ण का अर्थ है वर्ण अर्थात चुनना या निर्वाचन करना। व्यवस्था का अर्थ है संनियमन या संगठन अर्थात ऐसे नियम बनाना कि ठीक प्रकार से चल सके। निर्वाचन चुनना चुनने वाले की स्वतंत्र इच्छा को प्रकट करता है, जिस क्रिया में किसी बाह्य बंधन का प्रसंग न हो। संनियमन संगठन उस स्वातंत्र्य को सीमित करता है, उसमें बाहरी दबाव का सर्वथा अभाव नहीं है। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक जंतु सोशल एनिमल है, अर्थात उसकी उन्नति समाज द्वारा ही हो सकती है। यह कभी अकेला रहना नहीं चाहता, न अकेले रहने में उसका हित है। अकेलापन इसकी प्रकृति के प्रतिकूल है और इसकी आवश्यकता की भी। यदि विस्तृत दृष्टि से देखा जाए तो संसार की सब वस्तुएं सामाजिक है। पशु सामाजिक है, वृक्ष सामाजिक है, यहाँ तक कि पर्वत और नदियां भी सामाजिक है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति और पालन के लिए दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। परंतु मानव समाज के निर्माण में मनुष्य का अपना बहुत बड़ा हाथ है। यदि मनुष्य भूल करता है तो उसके समाज का संगठन अस्त व्यस्त हो जाता है। हर मनुष्य की प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। इन भिन्न प्रवृत्तियों के मनुष्यों का इस प्रकार आचरण करना कि एक दूसरे की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करें और एक दूसरे की उन्नति में सहयोग दें, वर्ण व्यवस्था कहलाती है। वर्णों को वैदिक ऋषियों ने 4 भागों में विभक्त किया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन न केवल मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित था, अपितु उसकी वैयक्तिक विशेषताओं पर आधारित था। समाज को विद्या चाहिए, वीरता चाहिए, कला कौशल चाहिए और सेवा चाहिए। यह सब उद्देश्य एक मनुष्य अथवा हर कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। इसकी प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न है। मनुष्य उसी काम को सुंदरता से कर सकता है जो उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल हो। इसलिए हर मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई कि ऊपर लिखे 4 हितों में से अपने प्रवृत्ति के अनुकूल किसी एक को चुन ले। वह इस बात के लिए बाधित है कि वह अपने लिए निर्वाचन करे, लेकिन क्या निर्वाचन करे इसमें उसको स्वतंत्रता है। वह यह नहीं कह सकता कि मैं निर्वाचन करूंगा ही नहीं। अपने सिर क्यों बला लूं, स्वतंत्र क्यों रहूं, स्वतंत्र क्यों न रहूं। ऐसा करना समाज के लिए बाधक और घातक होगा। इसलिए उसे अपने लिए कोई एक काम तो चुनना ही होगा। चुनने में वह अपनी इच्छा का प्रयोग करता है, परंतु चुनने के पश्चात उसे उसका पालन आवश्यक हो जाएगा। पालन न कर सकने पर दंड दिया जाएगा। यह है वर्ण व्यवस्था। विस्तृत वर्णन की आवश्यकता नहीं। महाभारत में वर्ण व्यवस्था कुछ धुंधली पड़ गई थी। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, गुरु थे, परंतु वह थे राजा के नौकर। गुरु थे इसलिए उनकी पदवी थी आचार्य की, परंतु नाम के लिए। वह राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने एकलव्य को पढ़ाने से इसलिए इनकार कर दिया था कि वह शूद्र का लड़का था और शूद्र के लड़के को राजघराने के राजकुमारों के साथ पढ़ने का अधिकार नहीं था। और जब एकलव्य ने किसी प्रकार शस्त्र विद्या सीख ली तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसे छल द्वारा अयोग्य बना दिया कि कहीं ऐसा न हो कि शूद्र अर्जुन या दुर्योधन से अधिक वीर बन जाए। यह वर्ण व्यवस्था की अवहेलना थी और इसका परिणाम बुरा होना ही था।
इसी प्रकार समाज में अन्य बहुत सी त्रुटियां आ गई थी और अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि वैयक्तिक अधिकारों का प्रश्न कुलगत अधिकारों का प्रश्न बन गया। वर्ण के स्थान पर जातियां बिरादरियां हो गई। वर्ण की कसौटी थी ज्ञान और आचरण, जाति की कसौटी हुई जन्म। एक मनुष्य ब्राह्मण है क्योंकि वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। दूसरा कुम्हार है क्योंकि कुम्हार के घर में उत्पन्न हुआ है। कुम्हार के लड़के को अपने कुल का व्यवसाय करना ही चाहिए, चाहे उन्हें वह व्यवसाय पसंद हो या न हो, उसको योग्यता हो या न हो। इसका परिणाम बुरा हुआ। जातियां रहीं, उनके नाम रहे, परंतु उनके गुण नष्ट हो गए। जातियां भी सैकड़ों हो गई, उनमें रोटी बेटी का संबंध न रहा और विषमता बढ़ गई। महात्मा बुद्ध ने समाज सुधार करना चाहा। उन्होंने एक उपाय समझा, अर्थात भेदभाव को दूर कर दो, सब एक हैं और एक से हैं। यह निर्वाचन नहीं था, अपितु निर्वाचन का अभाव था। इसका काम था सोशल तोड़फोड़। इसका नाम सुधार, रिफॉर्म नहीं था। उन्होंने तोड़ा परंतु बनाया नहीं। बौद्ध देशों में कोई जात पात का भेद नहीं है। यह एक अच्छी बात है, परंतु यह सुधार निषेधात्मक है, रचनात्मक नहीं। भारतवर्ष में महात्मा बुद्ध के पश्चात श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी आदि सुधारक हुए। उन्होंने समाज सुधार को छुआ तक नहीं। जात पात का भेदभाव बढ़ गया, घटा नहीं। कुछ संत हुए जिन्होंने इस भेदभाव को हटा दिया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। परंतु यह बात साधुओं तक सीमित रही। गृहस्थ लोग जात पात को वैसा ही मानते रहे। बौद्ध काल में भी हम भारतवर्ष में यह भेदभाव देखते हैं। बौद्ध भिक्षु या साधु इस भेदभाव को मानते न थे, परंतु साधारण दुनियादार आदमियों में यह भेदभाव बराबर बना रहा और कड़ाई के साथ बना रहा। केवल साधुओं के सुधार से तो सुधार हो ही नहीं सकता था। शादी, विवाह, व्यवसाय आदि तो गृहस्थियों का काम था, इसलिए सामाजिक बुराइयों का शिकार भी गृहस्थी ही हुए। स्वामी दयानंद से पूर्व दूसरे देशों के लोगों ने भी सुधार करना चाहा था। वहाँ एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वह प्रश्न यह था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज के साथ सीधा संबंध रखता है। वह अपने समाज का एक अंग है, या समाज और व्यक्ति के मध्य में कोई ऐसी चीज भी है जिसे कुटुंब या कुल कहते हैं। अफलातून, प्लेटो का कथन था, विद्वानों अर्थात दर्शन शास्त्र से अभिज्ञ के लिए विवाह या कुल की कोई आवश्यकता नहीं। उच्च वर्ग का सीधा संबंध समाज से होना चाहिए। इसलिए अफलातून का परामर्श था कि यदि समाज को उच्च योग्यता के लोगों की आवश्यकता है तो विवाह की प्रथा दूर कर देनी चाहिए। कोई योग्य पुरुष योग्य स्त्री से संतानोत्पत्ति कर सकता है। वह संतान अपने माता पिता की न होकर समाज की संतान होगी। समाज या राज्य सरकार संतान के पालन पोषण का प्रबंध करेगी। आगे कई शताब्दियों के पश्चात कम्युनिस्ट नेताओं की भी कुछ ऐसी ही धारणा थी। इस सिद्धांत पर परीक्षण तो बहुत किए गए, परंतु सफल नहीं हुए। स्वामी दयानंद के सुधार का प्रकार सर्वथा भिन्न था। वो तोड़ना तो चाहते थे, परंतु बनाने के उद्देश्य से। उन्होंने परिश्रम किया कि भारत के ब्राह्मणों पर यह सिद्ध कर दे कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं, अपितु गुण कर्म स्वभाव है। जहां इन तीनों का समन्वय होगा, वहां व्यक्तिगत उन्नति होगी और समाज की उन्नति होगी। स्वामी दयानंद वर्ण व्यवस्था को तोड़ना नहीं, अपितु सुदृढ़ करना चाहते हैं, जिससे यह विशेषताएं जिन पर वर्ण व्यवस्था का आश्रय है स्वयं ही विकसित हो जाएं। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह है कि हर बालक की शिक्षा अनिवार्य हो। किसी बालक को शिक्षा से इसलिए वंचित न रखा जाए कि उसके माँ बाप नीच समझे जाते हैं।
आर्य समाज के अधीन गुरुकुल खुले, उनमें प्रवेश पत्रों में जात बिरादरी का खाना निकाल दिया गया। विद्यार्थी अपने पिता का नाम लिखता है, जात नहीं लिखता। काशी के ब्राह्मणों में यह प्रथा थी कि जब तक कुल की वंशावली से परिचय न हो, पढ़ाते न थे। बेचारा कबीर इतना ज्ञानवान और शुद्ध होते हुए भी शिक्षा से वंचित रहा। शनैः शनैः स्वामी दयानंद ने जो सुधार आरंभ किया, वह आज के भारतवर्ष में सर्वप्रिय हो रहा है। महात्मा गांधी ने तो दिल्ली की भंगी बस्ती में अपना घर बनाकर छूतछात को सर्वथा दूर कर दिया। भारत के शासन विधान में अस्पृश्यता एक अपराध है। सब व्यवसाय सब लोगों के लिए खुले हुए हैं। विवाह भी जात पात को तोड़कर होने लगे हैं और यह प्रथा बढ़ती जा रही है। आर्य समाज के संविधान में जन्म या कुल का कोई भेदभाव नहीं है। आर्य समाज के संविधान में जन्म या कुल का कोई भेदभाव नहीं है। यदि कुछ पुराने संस्कार बने हुए हैं तो वह भी धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। स्वामी दयानंद ने बीज वपन किया, उनके भक्तों ने क्षेत्र बनाया और सिंचाई की, और आज लहराती है खेती दयानंद की। यहाँ भारतीय पतन और उत्थान की कहानी इस पुस्तक का पठन समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।